हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास के सेक्शन में हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन जो हमारा टॉपिक चल रहा है लिपिड, ठीक है। लिपिड से ही संबंधित हमारा आज का टॉपिक है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड्स का संश्लेषण। लिपिड्स के संश्लेषण की ओर अगर अपन चले तो लिपिड्स के लिए मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ कि लिपिड्स बहुत ज़्यादा इसेंशियल एक तरीके से कंपोनेंट है बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड प्रोटीन, देन प्रोटीन के साथ लिपिड भी उतना ही आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट संरचनात्मक एवं स्टोरेज के रूप में आ रहे हैं, क्रेब साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस में रॉ मटेरियल्स के रूप में काम में आ रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें प्रोटीन्स की तो संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट बना रहे हैं। लिपिड्स की हम बात करें तो लिपिड्स भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ये सबसे बड़ी चीज़ स्टोरेज के रूप में, सबसे बड़ी चीज़ संरचना के रूप में, और सबसे बड़ी चीज़ मैनी मोर विटामिन्स एंड प्रोटीन्स के संरचना तथा उनके एक तरीके से उसमें काम आते हैं ये संरचना के रूप में। बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब टॉपिक हमारा आज का हॉट टॉपिक लिपिड्स सिंथेसिस या सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है। संश्लेषण एक्चुअली में कुछ अवधारणाएं या साइंटिस्ट की जो रूपरेखा है उसके अकॉर्डिंग लिपिड जो हैं वो एक तरीके से सैचुरेट या अनसैचुरेट कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो है मेन घटक क्या क्या हो गया, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में जो अलग अलग कई बार धातुओं का भी एडिशन होता है, ठीक है। और एसिड्स की जगह यहाँ पे कई बार कीटो या एल्डिहाइड्स का भी क्या हो जाता है, समायोजन हो जाता है। तो ऐसे में जो श्रृंखला बनती है वो एक तरीके से जल के प्रति क्या होती है, एघुलनशील, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से जो लिपिड्स हैं उनका आसानी से क्या नहीं हो सकता, संचरण नहीं हो सकता, या हम कह सके तो स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो मोबिलाइजेशन में इनका ब्रेकडाउन और दूसरे घटक लाइक प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में बनना जरूरी है। तो सेम वो की वही चीज कहाँ आ जाती है, सिंथेसिस में। तो हम सिंथेसिस में एक सिंपल कंटेंट यूज में लेते हैं कि जब इनका मोबिलाइजेशन संभव नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है, तो ये हम मान सकते हैं कि लिपिड्स जिस कोशिका में मिलती है उनका संश्लेषण भी वही होता है। क्लियर है, जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो ये लेंथ वाली जो लिपिड्स हैं इसका ज़्यादातर जो मात्रा है वो कहाँ मिलती हैं, प्लांट्स में। एनिमल्स में भी मैनी मोर मिलती हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर इनकी उपस्थिति अधिक है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर ये स्टोरेज के रूप में, सीड्स में स्टोरेज के रूप में, एक तरीके से जो तेलीय प्रजातियाँ हैं बीजों की, जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन, क्या बोलते हैं, सनफ्लावर, रिसिनस, अरंड, इनके अंदर स्टोरेज के रूप में होते हैं ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन, नॉन एज ट्राईग्लिसरैल्डिहाइड या ट्राईग्लिसराइड। क्लियर है। तो इस कॉम्बिनेशन के रूप में ये चलते हैं। ठीक है। तो ट्राईग्लिसराइड्स के रूप में मिलते हैं। तो यहां पे हम अकॉर्डिंग टू ग्रीन जो सिस्टम चल रहा है लिपिड सिंथेसिस का, उस लिपिड सिंथेसिस के लिए अगर हम कहें तो लिपिड सिंथेसिस के लिए अगर हम कहें तो इनका संश्लेषण भी उसी सेल्स में हो रहा है जिसमें हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, लाइक सेल्स,
ओलियोसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स, क्योंकि पादपों के अंदर इनका ऑक्सीकरण जो है घटना वो भी कहाँ होती है, ऑक्सीसोम्स में, और वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया। जंतुओं में कहाँ हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ इस पूरी रूपरेखा को समझने के लिए हम 3 स्टेप्स या 3 चरणों में बांटते हैं। कितने? 3 चरण हो गए। पहले चरण की हम बात करें तो पहला हो जाता है फर्स्ट स्टेज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की बात करें तो इसके R समूह में कार्बन के नंबर पे डिपेंड करता है, और इसके जो अल्फा कार्बन के पास वाला जो शीर्षस्थ छोर है उसके ऊपर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, दैट इज फैटी एसिड्स। तो ये कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। अगर वहां कहीं पे भी डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है विदाउट वाटर अपघटन के, तो क्या होगा वहां पे, फिर अनसैचुरेटेड जो है फैटी एसिड्स हमको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 2 कैटेगरीज में भी बांट सकते हैं। जो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स है वो हमारी 2 कैटेगरीज हो जाती हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के रूप में। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें सिंपल वसाओं की तो वो सैचुरेटेड ग्रुप में होती है, और वहीं अगर अपन अनसैचुरेटेड की बात करें तो स्टोरेज से संबंधित जो होती हैं, तेल जिसको हम बोल सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड वसाएं होती हैं। सैचुरेटेड वसाएं जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई, ठीक है, और जल अपघटन उनका संभव नहीं होता। वहीं अगर अपन अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिडिफाई नहीं होती है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास में आएगा। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे जो आएगा वो है सिंथेसिस ऑफ किसका, ग्लिसरॉल। सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। इसमें क्या हो गया आज, ग्लिसरॉल्स की हम बात करें तो ये OH समूह के साथ 3 कार्बन्स का कॉम्बिनेशन है, एक शाखन रूप में, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं इसके फैट्स के एक तरीके से सेंट्रल पोर्शन या फ्रेमवर्क जो है वो बनाता है। एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो है इन दोनों का संघनन, कंडेंसेशन। of glycerol and fatty acids, और इन दोनों का संघनन जब हम कर देंगे, जैसे कि CH2OH, 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 दैट इज ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल। एंड इसमें हम जोड़ रहे हैं क्या, CH3, तो CH3 को क्या बना देते हैं, R ग्रुप, और ये हो गया COOH R1। तो ये टोटल कितने हो गए, R1, R2 और R3, 3 चेन्स है ना, तो तीनों पे जोड़ेंगे। अगर एक पे जोड़ेंगे तो दैट इज मोनोग्लिसरैल्डिहाइड, मतलब मोनोग्लिसराइड्स। 2 पे जोड़ देंगे तो डाइग्लिसराइड्स, और 3 पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड संरचना हमको यहाँ पे बनानी है। तो जब एक पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या कर दीजिए, लॉस कर दीजिए, एक H2O जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे जुड़ जाएगा ये, C डबल बॉन्ड O R1, बात क्लियर है। तो दैट इज ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड, सॉरी ट्राइग्लिसराइड यौगिक। उसी तरीके से हमारा ग्लिसरॉल और उसी तरीके से फैटी। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे यहाँ क्या बन रहा है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। अकॉर्डिंग टू ग्रीन, उन्होंने फैटी एसिड्स के संश्लेषण में एक मुख्य मध्यवर्ती 2 कार्बन युक्त कार्बन, मतलब एक मॉलिक्यूल के बारे में बताया, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A।
CH3C डबल बॉन्ड OO एस कोएंजाइम ए, ये इसका हो गया फॉर्मूला एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो उन्होंने कहा कि फैटी एसिड जो है वो कार्बन की लंबी दीर्घ श्रृंखला होती है, मे बी पॉसिबल 14 या 16 से ज़्यादा कार्बन इसके अंदर हो सकते हैं, छोटे या बड़े। अगर अपन बात करें तो जो सैचुरेटेड है वो लेंथ ज़्यादा होती है, जो अनसैचुरेटेड होती है उनकी लेंथ कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला जो है 10 से ज़्यादा मान लेते हैं, और इन कार्बन की श्रृंखलाओं के संश्लेषण में सबसे मेन मध्यवर्ती भूमिका कौन निभाता है? 2 कार्बन युक्त एक यौगिक नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ आ जाती हैं, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना, ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो श्रृंखला को डायरेक्ट इनिशिएट नहीं कर सकता, उसे एक मध्यवर्ती की जरूरत पड़ेगी, और वो मध्यवर्ती यहाँ पे कौन सा आ गया? मोनोलाइन या मोलाइन एसिटाइल कोएंजाइम ए, प्लस उसके साथ में एक प्रोटीन करियर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक एसाइल करियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, या प्रोटीन कैरियर बोल सकते हैं। ये प्रोटीन कैरियर जो है मध्यस्थ का काम करता है, और फैटी एसिड चेन्स में इन एसिटाइल को जोड़ जोड़कर श्रृंखला को जो है 2-2 कार्बन लेंथ देता रहता है प्रत्येक चक्र में। तो इस सारी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट हमारा एसाइल कोएंजाइम ए से। अनेक इसमें फैक्टर्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या तो पहले लिख देता हूं जिससे फिर बाद में, और ये हो गए फैक्टर्स, को फैक्टर्स लिख देते हैं, इनकी हमको जरूरत पड़ेगी। एंजाइम कॉम्प्लेक्स तो हो गए 2, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो तो हो जाएगा एसिटाइल से मोनोलाइन को चेंज करने वाला, और एक हो जाएगा उसमें एटीपी कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला, ठीक है। तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स हम यहां पे पहले ही 2 कैटेगरी कर देते हैं। एक कैटेगरी तो कौन सी हो गई? एसिटाइल कोएंजाइम ए को भी तो संश्लेषित करना है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से, एसिटाइल कोएंजाइम ए कौन कौन से एंजाइम है इसमें? कार्बोक्सिलेज, ट्रांसफेरेज एंड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, कार्बोक्सिलेज, ट्रांसफेरेज एंड डिहाइड्रोजनेज। वहीं अगर अपन यहां बात करते हैं तो यहां हमारे पास में एक अलग रिएक्शन होगी जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेज। तो ये हमारे पास में 2 संकुल हो गए, हालांकि वो भी ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेज ही है, दैट इज ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेज, ये संकुल हो गए। वहीं अगर अपन कोफैक्टर्स की बात करें तो हमारे को जरूरत पड़ेगी Mn+ बायोटीन, NADH2 ATP, CO2 एंड ACP। ये हमको कोफैक्टर्स की यहां पे क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट है किसकी? सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स की। स्टेप फर्स्ट, और इसको हम नाम क्या देंगे? ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजीनेशन। ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन तो कैसे कंप्लीट होगी? तो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस से अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। पायरुविक एसिड फॉर्मूला अगर अपन लिखें तो CH2 कर देते हैं, COCOOH, दैट इज पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से सबसे पहले यहां पे जो ऐड होता है दैट इज TPP। TPP को अगर एक नाम दें तो TPP का मतलब है थायामीन
पायरो फॉस्फेट, मैं फॉस्फेट को PO4 लिख रहा हूं इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थायमीन पायरो फॉस्फेट दैट इज TPP, एक मध्यवर्ती के रूप में, ठीक है। फैक्टर्स है, ये भी कोफैक्टर है। और यहां पे एंजाइम कौन सा आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि हम कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें कार्बोक्सिलेशन दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन, तो डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज। तो यहां पे एंजाइम कौन सा हो गया, डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज आ गया। अब डी कार्बोक्सिलेज से क्या बन रहा है उसके आधार पे हम इसका नाम दे सकते हैं, क्रिया एक तरीके से क्रियाधर के नाम पे या उत्पाद के नाम पे। तो यहां पे उत्पाद क्या बन रहा है, यहां पे उत्पाद बनेगा पायरुविक एसिड से डी कार्बोक्सिलेशन होगा दैट इज एसिटाइल, एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स, एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स सेम। और यहां क्या निकल जाएगा, प्लस एक CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहां एक ATP का हाइड्रोलाइसिस भी होगा। तो यहां अगर अपन एसिटाइल PPP की बात कर रहे हैं तो एसिटाइल ये हो जाना चाहिए CH3C डबल बॉन्ड O और CO2 निकल चुका है डैश TPP, ठीक है, एक स्टेप दैट इज डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब यहां पर नाम डाल सकते हैं चाहे तो, दैट इज एसिटाइल TPP डी कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट स्टेप इसी के अंदर जो एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स है उसमें एक और सहकारक की आवश्यकता पड़ेगी दैट इज लिपोइक, LP LIPOIC लिपोइक एसिड, ठीक है। और उसके अतिरिक्त हमें यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, एंजाइम हो जाएगा लिपोएट ट्रांसफेरेज, और प्रोडक्ट बन जाएगा एसिटाइल लिपोएट कॉम्प्लेक्स, और क्या हो जाएगा TPP क्या हो जाएगा स्वतंत्र। यहां पे ये ऑक्सीडेटिव फॉर्म में है, कौन सी ऑक्सीडेटिव, अगर यूज में याद रखना चाहें तो ऑक्सीडेटिव लिख देता हूं, ठीक है, TPP। नेक्स्ट इसमें भी एक वाटर ATP मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ेगी रिएक्शन के लिए। अब हमारे पास आता है एंजाइम डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। और कौन सा एंजाइम आ जाएगा डीहाइड्रोजन में, हम एसिटाइल नाम दे सकते हैं, या एक्चुअली में यहां पे कौन सा बनेगा एसिटाइल, एसिटाइल को एंजाइम A डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, और ये ऐड कर दीजिए को एंजाइम A SH, ठीक है, प्लस एक चीज और ऐड करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि डीहाइड्रोजनेज हो रहा है तो एक ग्राही की जरूरत पड़ेगी, वो हो जाएगा NAD+,
ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस लिपोइक एसिड जो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिपोइक एसिड किस फॉर्म में होएगा, रिड्यूस फॉर्म में होगा, और ये अपने हाइड्रोजन्स किसको दे देगा, NAD प्लस को, जिसकी वजह से वो हो जाएगा NADH2, उसको रिड्यूस करके पुनः क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत, और अभिक्रिया में दोबारा लौटने के लिए क्या हो जाता है, प्रेरित। तो यहाँ पे मैं पहले ही डायरेक्टली NADH2 को इसी स्टेप में कंप्लीट कर देता हूँ, वरना NADH2 के लिए स्टेप हमको एक और ऐड करनी पड़ती है 4, जिसमें हम लिपोइक एसिड को वापस क्या करते हैं, ऑक्सीकृत, और ऑक्सीकृत करने के बाद इस लिपोइक एसिड को तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ऑक्सीडाइज OXI, और इसको मैं रेड पेन से धीरे धीरे आपको पहले ही शो कर रहा हूँ, ये पहुंचा दिया, ठीक है। और वहीं TPP की हम बात करें तो TPP को हम यहाँ पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे मध्यवर्ती नष्ट नहीं हो रहे, ये एक तरीके से कोफैक्टर या सहकारक के रूप में होते हैं, और ये अभिक्रिया को केवल उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद वापस अभिक्रिया में लौटने की क्षमता इनकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए से बन गया NADH2। एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात करें तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O CH3 C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम A। तो एक ऑक्सीजन यहां से आउट हुआ, मतलब हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इसका, ये दोनों हाइड्रोजन किस में गए, NADH2 में, और लिपोइक एसिड क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो इन सारी घटना के अंदर हमारे यहाँ पे क्या मिल गया हमको, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो हमने यही कहा था शुरू में अकॉर्डिंग टू ग्रीन कि इसका 2 कार्बन युक्त मध्यवर्ती की आवश्यकता होगी, और इसी के ही संघनन से चेन बड़ी होगी। अब यहां पे आता है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 के अंदर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे एक एडिनाइल सिंथेटेज एंजाइम को ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मोनेलिन में, क्योंकि इसमें एक CO2 कार्बन को और हम जो ऐड करेंगे, अभी डायग्रामेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, CH3 C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम A, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये क्या यहां पे चेंज हो रहा है, और यहां पे एंजाइम आ रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज, यहां पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ा था, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ रही है, तो इसमें हम मध्यवर्ती यूज में लिए थे 3, याद करो कोफैक्टर्स। तो क्या क्या काम आ जाएगा इसमें, इसमें काम आ जाएगा एक तो CO2, दैट इज CO2, एक हो गया Mn++, और एक हो गया बायोटीन। ये कोफैक्टर्स के रूप में काम आते हैं, CO2, Mn आयन और बायोटीन, ये कोफैक्टर्स के रूप में काम आ रहे हैं, और ATP तो चाहिए ही हर स्टेप में। तो ये क्या बना रहा है, दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O OS कोएंजाइम A, और ये CH3 की जगह CH2, इससे जुड़ गया COO-। क्लियर है, दैट इज मोलेनाइल कोएंजाइम A। तो हमारे स्टेप 2 में हमने किसको बना दिया,
एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट इनटू मोलेनाइल कोएंजाइम ए, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ये आ गया कार्बोक्सिलेज, कुछ कोफैक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है और ये मोनेलाइन के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि एसिटाइल अपने आप में मध्यवर्ती से जुड़ने में सक्षम नहीं है। तो ये जो मोनेलाइन है ये मध्यवर्ती ACP से जुड़ेगा एक तरीके से एसाइल कैरियर प्रोटीन, जो कि मध्यवर्ती यौगिक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये हमारी स्टेप कंप्लीट हो गई 2। ठीक है, यहाँ पे स्थान नहीं है, मैं ऊपर ले जाता हूं ताकि हमारी तीनों स्टेप्स एक साथ दिख जाएं। स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर क्या हो रहा है, ये जो मोनेलाइन बना है कोएंजाइम ए, ठीक है, ये किससे रिएक्शन करेगा, ACP से। ठीक है, यहां पे ATP संकुल की हमको जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा कुछ मध्यवर्ती कैरियर एंजाइम कॉम्प्लेक्स की जरूरत है, और ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, मोनेलाइन कैरियर प्रोटीन प्लस ACP। तो ये बन जाता है मोनेलाइन SACP। यहाँ पे S कोएंजाइम के लिए है और ACP इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा ATP मैग्नीशियम आयंस ADP। ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्चुअली में हम इनको सिंथेटेज भी बोल सकते हैं क्योंकि एडिशन का काम कर रहा है यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, तो हम इस पूरे में सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड से इसको क्या नाम दे सकते थे, इनिशिएशन या चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, इसको हमने कितने 3 चरणों में पूरा कर लिया। पहले चरण में हमने बनाया है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर हमने चेंज किया है एसिटाइल कोएंजाइम को मोनेलाइन में, एंड देन हमने उसमें एक मध्यवर्ती एक्सेप्टर प्रोटीन को ऐड किया है जो कैरियर में मध्यवर्ती के रूप में काम करेगा ACP। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो है एसिटाइल और एक हमारे पास में है मोनेलाइल ACP। ठीक है, अब आती है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम पढ़ेंगे चेन एलोंगेशन। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको जैसे मिटा दूं।